नमस्कार दोस्तों। एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की जो लर्निंग होगी वो होगी एक कंपनी विशेष जिसमें हम चर्चा करेंगे दीपक फर्टिलाइजर को लेकर। चर्चा करने के पीछे वजह को समझेंगे और कंपनी की लेकर के बिजनेस मॉडल से लेकर के हम लोग मार्केट की ट्रेंडिंग तक की थोड़ा सा पार्ट बाय पार्ट लर्निंग करने की प्रयास करेंगे। तो देखा गया सबसे पहले इसकी चार्ट लेवल को देखिए और देखने से लगता है कि मार्केट में लगातार इन कंपनियों की स्टॉक प्राइस में डिमांड बढ़ती जा रही है। लेकिन कई बार हम लोग ये भी देखते हैं कि मार्केट में डिमांड थोड़ा सा क्या होती है, गिरावट दर्ज करती है। बिग वाले के प्रेशर की वजह से कई बार 2-4-5% की गिरावट भी दर्ज करती है। उसमें कोई बड़ी घबराने की कभी बात नहीं होती है कि मार्केट है तो कभी चलेगी तो कभी गिरेगी। इसकी हम फंडामेंटल कंपनी का जानने की कोशिश करेंगे जिसमें कि बिजनेस मॉडल से लेकर के इनके रिएक्शंस को लेकर के भी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देखा गया कंपनी को लेकर के, तो कंपनी के बिजनेस मॉडल में क्या क्या आती है। कहती है वर्टिकल बिजनेस, वर्टिकल जो इनका कारोबार है बिजनेस वर्टिकल के अंदर कहती है इंडस्ट्रियल केमिकल, टेक्निकल, जो कि एमोमियम्स निट्रे की बात करती है, क्रॉप न्यूट्रिशन प्रोडक्ट प्रोडक्ट की बात करती है और कहते हैं क्रेडिटल्स जो पिगमेंट्स वाली चीजें होती है उसमें इनका कामकाज। चाहे केमिकल के अंदर भी इनके पास अलग अलग केमिकल्स हैं जहाँ पे इनका कहते हैं कि मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है, ट्रेडेड प्रोडक्ट और द पल्सर्स पल्सवर्स की बात उन्होंने रखी थी। इन सब चीज़ों को अ, देखा जा सकता है, समझा जा सकता है और इसकी सर्टिफिकेशन बाकी सब यहाँ पे वेबसाइट्स उन्होंने मेंशन कर रखा है। सिंपल सी शब्दों में समझें तो समझ में आती कंपनी 1989 में बनी थी, जो कि कामकाज क्या करती थी, फर्टिलाइजर, एग्री सर्विसेज, बल्क केमिकल एंड द माइनिंग केमिकल, इसके अलावा रियल एस्टेट का कारोबार करती है। आखिर इन सभी सेगमेंट से सबसे ज्यादा किस में पैसा कमाती है और इसमें से कम पैसा किसमें कमाती है, उनका भी एक बार लेखा जो देखें। जहां पे कंपनी के बिजनेस के बेसिस पे यदि फंडामेंटल स्ट्रेटजी को समझें तो बुक वैल्यू कहता है 450 का, इंटरेस्टिक वैल्यू काफी बेटर है, जो कि फिलहाल यदि आज की टाइम की प्राइस की बात करें तो आज भी ये क्या है, अंडर वैल्यूड है फ्रॉम द कहां से, इंटरेस्टिक वैल्यू। बट यदि कंपेयरिंग करते हैं इंडस्ट्रियल के पी के अकॉर्डिंगली तो आज भी क्या है, मार्केट में यहां से कितनी परसेंट की ग्रो होना है, कम से कम 50% की ग्रो बचा हुआ है। और यदि 50% की ग्रो पॉसिबल है यहां से तो आने वाले समय में क्या 2000 की आंकड़ा को पाएगी, ऐसा एक सवाल बन जाती है। तो चलिए इनको भी कंक्लूजन की तरफ चलेंगे। ज्यादा आरओई और आरओसी का सवाल है तो बहुत ज्यादा रिटर्न की बात नहीं कहती है। प्रमोटर की होल्डिंग 45% लेके चल रही है और जहां पे डिविडेंड की ट्रैक रिकॉर्ड 67% का आंकड़ा साझा करती है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.67 कहता है और करंट रेशियो का नंबर भी 1.05 का आंकड़ा दर्शाती है। जहां अर्निंग पर शेयर की सवाल को देखें तो कंपनी फेस वैल्यू के बेसिस पे करीब करीब 500 कितना 537% की ग्रो करती है, रिटर्न कमा के देती है, जिसकी वजह से मार्केट में अभी भी डिमांड कितना है, केवल और केवल 23x का भी कहता है। इसको लेकर के स्टॉक में खरीदार और बिकवाली को लेकर के, इसके बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं, इनके स्टॉक की बात कर रहा हूं। यदि हम इनकी कुछ अलग पहलों की तरफ समझेंगे जिसमें हमने कुछ स्पेशल रेशियोज लिया है उसको हम डिटेल में जानेंगे, जिसमें कि खास करके नेट इनकम मार्जिन की बात करें, सेल्स वर्सेस डेटर्स रेशियोज की बात करें, डेटर्स वर्सेस नेट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की बात करें, इसमें हमारे सामने दिखाता है कि आखिर कंपनी में जो बिजनेस कर रही है उसमें रिस्क एनालिसिस क्या कहती है, रिस्क के बेसिस पे जो रिजल्ट बना के दिया उनका क्या पॉइंट था, पॉइंट रिजल्ट के बेसिस पे जो रिटर्न बना के आ रही है मार्केट की डिमांड सप्लाई को लेकर के, स्टॉक को लेकर उनका क्या हिसाब किताब बनती है, इस सभी पहलुओं की तरफ हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखा गया कंपनी को पिछले यदि हम 6 महीने की चार्ट देखें या पिछले 1 महीने की चार्ट देखें तो एक लंबी सी अवधि में लंबी ट्रेड में लगातार डिमांड बढ़ी है। ठीक है, डिमांड क्या आने वाले समय में दोबारा बढ़ सकती है, इनकी बिजनेस से हम समझने की कोशिश करें। जहां पे इनकी बिजनेस मॉडल में सितंबर तक की जो रिजल्ट का पॉइंट था उसमें ऑब्वियसली डिमांड बढ़ना था। डिमांड बढ़ने के पीछे क्या था, इनकी सेल्स में ग्रोथ थी 13% तक की वाई ओ वाई बेसिस पे, जबकि क्यू और क्यू का बेसिस पे ग्रोथ था। इतना ही नहीं, यदि हम नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, अर्निंग पर शेयर की बात करें, सभी चीजों में वृद्धि दर्ज करती हुई नजर आई है।
वही नंबरों की बात करें तो नंबरों की बात के साथ साथ खुद का कारोबार भी कंपनी करती है, जो कि 531 करोड़ तक की बात कहती है। और ओवरऑल जो कंपनी का सब्सिडरी के साथ जो कारोबार है, उसमें 3700 करोड़ के टर्नओवर की बात उन्होंने रखी, जो अभी तक के सबसे बेटर रिजल्ट नहीं कहता। क्यों नहीं कहता? क्योंकि 2755 पहले भी कमा कर चुके, 2796 पहले भी कर चुके, 2719 पहले भी कर चुकी है, 3000 से ज्यादा पहले भी कर चुकी। हाँ, यदि पिछले कुछ 2-3 क्वार्टरों से चर्चा करें, खास करके लास्ट 4-5 क्वार्टरों से, तो काफ़ी बेटर रिजल्ट उन्होंने रिस्पेक्ट के साथ किया है। क्या किया है? गेन किया है। जिसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी लगातार क्या हुआ है? ग्रोथ की तरफ भागा है, लेकिन पिछले समय कई बार गिरावट देखने को मिला है। ईयरली प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे हम आगे चल के, यदि क्वार्टरली प्रॉफिट की चर्चा करें तो 214 करोड़ का आंकड़ा देती है, जिससे पहले भी कंपनी प्रॉफिट इतना बना चुकी थी। फिलहाल ट्रेंडिंग कहता है जो 63 करोड़ से चलती हुई जो प्राइसेस थी वो 214 करोड़ पे पहुंची है, वो काफी इनके लिए बेटर साबित हो। ईयरली ग्रोथ की तरफ हम देखें तो कंपनी नियरली 9000 करोड़ को टच कर रही है फिलहाल लास्ट 12 महीने में, जबकि 23 में कंपनी 11,000 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर क्रिएट कर चुकी। प्रॉफिटेबिलिटी के आंकड़ा में यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वृद्धि दर्ज करती है, और कुछ अच्छी बात, कुछ अच्छी नहीं बातें को भी जरा शामिल करते हैं, जिसमें अदर सोर्स ऑफ इनकम और जो इनकी इंटरेस्ट की बर्डन है वो एडजस्टेबल नहीं बनती है। अर्थात बर्डन का पार्ट जो है वो बनता ही नजर आता है, किसको लेकर के? इंटरेस्ट लोन वाली सेक्शन को लेकर के, जहां पे हमने किसको देखा था? डेट टू इक्विटी रेशियो को देखा था, कि जो कि हमारे सामने केवल 0.67% का आंकड़ा दिलाती है। यदि हम इसी चीज को रिस्क फैक्टर को देखें तो कंपनी में करीब 2 महीने की रिस्क बात करती है। रिस्क के साथ साथ यदि बैलेंस शीट को देखें तो कंपनी अपनी कर्ज को लेकर लगातार पे आउट की तरफ मूव कर रही है, और ये मूव कहाँ से कर रही है? या इनके पास फिक्स एसेट्स लगातार वृद्धि दर्ज करती है, जबकि वर्किंग प्रोग्रेस वृद्धि दर्ज करते बाकी सारी चीजों में अच्छी खासी ग्रोथ उन्होंने दर्ज किया है। इनके उन पहलुओं की तरफ हम चर्चा कर रहे थे, जहां पे प्रॉफिटेबिलिटी के आंकड़ा के बेसिस पे हमने सिंपल से एक फॉर्मूला के बेसिस पे निकाला कि आखिर कंपनी में जो नेट इनकम मार्जिन रही पूरे बिजनेस से, चाहे खुद का फर्टिलाइजर बिजनेस हो या फिर रियल एस्टेट बिजनेस हो या एग्री बिजनेस हो, जो भी बिजनेस कंपनी करती है उसके ओनली होलली डेटा के बेसिस पे 8% की नेट इनकम क्या करती है? प्रॉफिट करती। यदि सेल्स के आंकड़ा पे डेटर्स को देखें जो मार्केट में उधार सिचुएशन में है, वो नियरली 19 से 20% का आंकड़ा देती है, लेकिन एक जगह आकर के रिस्क को ज्यादा हाई कर देती है। उनका नाम है जो कि प्रॉफिटेबिलिटी वर्सेस डेटर रेशियो को, अर्थात जितना उनका प्रॉफिट बना है उसका 245% जो है वो क्या है? इनका उधार पर है। जैसे एग्जांपल तौर पे मैं नेट प्रॉफिट देखता हूं कितना, 700 करोड़ का कहता है, और जो उनका लास्ट उधार की बात करते हैं वो कहते कितना करोड़ का? 1700 करोड़। ये यहाँ पे आकर के रिस्क को क्या कहता है? ये बिजनेस को रिस्क को दर्शाता है, जो कि कंपनी अपने रिस्क के बेसिस पे सामने बिकवाली या खरीदारी करके रखा। आइए, यदि हम इनके साथ कुछ और पहलू की तरफ ध्यान दें, हमारे सामने ये दिखता है कि आखिर साल दर साल जो सेल्स को लेकर आंकड़ा निकलती है उसमें पिछले 1 साल से थोड़ा सा पैनिक करती है, प्रॉफिटेबिलिटी पैनिक करता है, लेकिन स्टॉक प्राइस सीजीआर में लगातार वृद्धि दर्ज कर। अब ये किस बेसिस पे करती है कि यहाँ तो पैनिक कहता है, यहाँ पैनिक कहता है, और वो वृद्धि करता है? उसके पीछे वजह ये हो सकता है जो कंपनी फिलहाल जो सेल्स का पार्ट बढ़ोतरी किया है उसके बेसिस पे मार्केट में नया रिएक्शन आया होगा, और जो कि सितंबर में भी जो आया, जून का भी रिजल्ट आया था वो बेटर आया था, मार्च का सेल्स रिजल्ट बेटर आया था, तो ये लगातार बढ़ना था। भले प्रॉफिट का आंकड़ा में कई बार ज़्यादा और कम आंकड़ा हो जाती, क्योंकि इंटरेस्ट की बर्डन की वजह से ऐसा दबाव बना दिया जाता है, कई बार बहुत ज़्यादा दबाव बन जाता है। निवेशकों के इंटरेस्ट को समझें तो समझ में आती है कंपनी में एफआई और डीआई ने भर के स्टॉक खरीद के रखा है, और आम पब्लिक से तो काफ़ी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इस कंपनी में 45% प्रमोटर, 9% से ज़्यादा डीआई और
और एफआई और 10% से ज़्यादा किसने डीआई ने लेकर रखा। डीआई ने यहाँ पे 4% से ज़्यादा पोजीशन को क्या किया है, अपने पास भर लिया। अब यदि हम चर्चा करें, देखिए इसमें हुआ क्या, आखिर मार्केट में प्राइस बढ़ती कैसे। देखिए मार्केट में क्या हुआ, यदि मैं लास्ट 6 महीने के डेटा को देखें तो यहाँ पे जो कोई प्रॉफिट बुकिंग कर रहा था इस सिचुएशंस में, वो खरीद कौन रहा था, यहाँ बैठ के खरीद रहा था डीआई। और डीआई की बात करूं तो किसने ज्यादा पोजीशन अपनी बढ़ाई, तो यहाँ पे देखा गया कंपनी में जो मोतीलाल ओसवाल 3% पोजीशन देखने को मिला, जिनको सबसे ज्यादा विश्वास है कंपनी में। इसके अलावा दूसरा नाम निकल के आता है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, इनके पास 1% से ज्यादा होल्डिंग है। और जो रेस्ट होल्डिंग की बात करेंगे उसमें कोई नाम शामिल नहीं आता है, अर्थात ये निकल के आई कि 10% ज़्यादा डीआई के पास है। और जो पब्लिक के पास होल्डिंग है 34%, उसमें एक नए जो कि बड़े सुपर इन्वेस्टर के तौर पे देखने को हमेशा मिलती है, मुकुल अग्रवाल, जिनका कई सारी कंपनियों ने अपनी पोजीशन लिया। यहाँ पे देखा कि इन्होंने भी अपनी पोजीशन को 1% से ज़्यादा की बढ़ोतरी किया। अर्थात मार्केट में क्या हुआ, जब सुपर इन्वेस्टर्स आते हैं, डीआई आती है, तो कुछ मार्केट को ऐसा लगता है कि आने वाले समय में क्या बेटर रिजल्ट लेके आ सकती है, क्योंकि डिमांड क्या हुआ, अब बढ़ गई। जब डिमांड बढ़ेगी तो मार्केट की प्राइस क्या होगी, ऑब्वियसली पिक पे जाएगी। जब बेचेंगे तो मार्केट की प्राइस ऑब्वियसली धरातल पे गिर जाती है। सिंपल सी स्ट्रेटजी होती है। जहां तक कंपनी को आप देखें तो कंपनी में हम ये देख पा रहे थे कि कंपनी को लेकर के कमोडिटीज केमिकल्स के अंदर बीएसई 500 के अंदर निकल के आती है। जहाँ तक वॉल्यूम है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं आता, वॉल्यूम बहुत काफ़ी कम हुआ था, लेकिन पूरे दिन में तो वॉल्यूम काफ़ी ठीक ठाक रहा है। और इनका यदि हम कुछ कॉर्पोरेट एक्शन तरफ देखें तो कंपनी लगातार डिविडेंड का पार्ट भी देती रही है हमेशा। 2020, 21, 22, 23, 24 हमेशा कुछ ना कुछ निवेशकों के बारे में हित ही सोचती रही है, जो डिविडेंड लगातार पे करती रही है। इसके अलावा यदि हम चर्चा करें इन पहलुओं को, तो यहाँ पे कंपनी ने सेल्स को इंक्रीज किया, प्रॉफिट को बढ़ाया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में डेवलपमेंट हुआ, नेट प्रॉफिट मार्जिन में क्यू और क्यू के बेसिस पे डेवलपमेंट हुआ। तो कंपनी ओवरऑल कंपनी में क्या था, ग्रोथ पोटेंशियल को बना के रखी है, जिसकी वजह से लास्ट कुछ सालों की डेटाबेस में यदि चर्चा करें तो दिखती है कि यहाँ पे कंपनी में अच्छी खासी ग्रो लेवल देखने को बनी है। और ये हमेशा परसेंटेज कई बार चेंज हो जाती है दोस्तों, इस परसेंटेज या मत जाना कि आज मार्केट में 400% की उछाल थी या 200% की उछाल थी। तो एक कंपेरिजन करने के लिए, क्योंकि पिछले क्लोजिंग से देखा जाता है, तो यदि एक साल की पिछले साल की क्लोजिंग से देखेंगे तो करीब 112% की उछाल आई है। और ओवरऑल कंपनी काफ़ी दिनों तक कंसोलिडेट होती रही थी। मैं देखा गया कि कंपनी में पिछले 5 सालों में ये एक लंबी जैसे ब्रेकआउट होती हुई नजर आई, नियर अबाउट ब्रेकआउट के आसपास, तो काफ़ी सारे लोगों ने पोजीशन बनाया। और मार्केट में क्या हुआ, एक लंबी जब ब्रेकआउट करते हैं तो मार्केट को ये विश्वास होता है कि अब यहाँ से अपनी नई न्यू पिक की तरफ कंपनी की स्टॉक में डिमांड बढ़ सकती है, तभी मार्केट वहां से ब्रेकआउट करके आगे निकल जाए। और इस कंपनी में निवेशकों का लिस्ट को देखें तो निवेशकों का लिस्ट गिरता गया है, और वो गिरा है केवल 2 पीरियड में, खास करके जून टू सितंबर में, जहां कह सकते हैं कि 8 और 16, 8, 24 हज़ार से ज़्यादा जो शेयर होल्डर थे पहले वाले, उन्होंने शायद अपनी पोजीशन को बेच लिया या प्रॉफिट लेकर निकल चुके हैं। अब नए प्रॉफिटेबिलिटी के लिए नए प्लेयर आए हैं मार्केट में और अपनी प्रॉफिट दोबारा जमाने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक कंपनी का सवाल है, हम किसी कंपनी को लेकर कोई भी एडवाइजरी और रिकमेंडेशन की बात बिल्कुल ही नहीं करते, ओनली लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम लेके आते हैं, जहाँ पे कुछ कंक्लूजन की तरफ चलते हैं और एक गोल्डन रूल को हमेशा डिस्कस करते हैं। तो जब भी इंटर करें तो सबसे पहले प्लान ये देखना पड़ेगा कि आप किसके लिए, किस चीज के लिए प्लान कर रहे हैं, क्योंकि दो तरह की प्लानिंग है, एक है छोटा सा, एक है बड़ा सा। तो बड़ा के लिए दो तरह की चीजों को देख लीजिए। बड़ा के लिए केवल एक टेस्ट कर लीजिए, जिसका नाम है, क्या नाम है, F2 टेस्ट कर लीजिए, जिसका नाम हमने रखा था फंडामेंटल टू फ्यूचरिस्टिक्स। उस पर यदि आपने टेस्ट कर लिया तो कोई बात ही नहीं है, मार्केट में गिरावट हो, चलती हो, अगले साल तो चलेगी चलेगी। लेकिन यहाँ पे यदि आप शॉर्ट पीरियड के लिए हमेशा देखते हैं तो इसमें हमेशा एक रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है। तो रिस्क फैक्टर में हमेशा फिर देखना पड़ेगा कि आपको एसएल क्या करना है। जब देखते हुए प्रॉफिट है तो उसको फिर आपको बुक करना है, तभी तो पैसे निकाल के लाते हैं। शॉर्ट पीरियड में पैसा कमाने का यही साधन होता है।
और इसमें खुद की परसेंटेज होता है, क्योंकि सबकी रिस्क झेलने की अलग अलग कैपेसिटी है, सबको अलग अलग मेरिट्स, जहाँ पे सबकी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशंस हैं, तो कितने परसेंट के कौन रिस्क ले सकता है, कितनी टाइम फ्रेम तक ले सकता है, कितने झेल सकता है, को देख करके डिसीजन लिया जा सकता है, क्योंकि पैसे भी आपके हैं, रिस्क भी आपके हैं, और डिसीजन भी आपके होंगे, तो बेटर रिजल्ट मिल सकता है, और बेटर रिजल्ट के साथ साथ बेटर रिजल्ट, क्योंकि कंपनी का काम है बेटर रिजल्ट देना, और निवेशकों का काम है बेटर रिजल्ट रिटर्न कमाना। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ हमारे साथ से। थैंक यू फॉर सो मच फॉर ज्वाइनिंग।